हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे हीमोफ्लैजिलेट्स के बारे में। हीमोफ्लैजिलेट्स आर एक्टिवली मोटाइल फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ that live mainly in the blood and lymph. Leishmania and Trypanosoma are two genera of hemoflagellates which are pathogenic to humans. In addition to blood and lymph, some species of this parasite also parasites reticuloendothelial cell of the hemopoietic organs, muscles, nervous tissue and skin. तो हीमोफ्लैजिलेट्स एक बहुत ही अत्यधिक गतिशील यानी कि मोटाइल नेचर के फ्लैजिलेट्स होते हैं और ये फ्लैजिला से युक्त होते हैं और ये कुछ खास तरह के प्रोटोजोआ होते हैं जो मुख्यतः ब्लड और लिम्फ में ही होस्ट के जीवित रहते हैं। हीमोफ्लैजिलेट्स के दो मुख्य जेनरा अर्थात लिस्मानिया और ट्रिपनोसोमा होते हैं जो मनुष्यों में बीमारी उत्पन्न करते हैं। रक्त और लिम्फ के अतिरिक्त ब्लड और लिम्फ के अलावा कुछ प्रजातियां हीमोपोएटिक सेल्स के रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल लाइक स्प्लीन, मसल्स और दूसरे कुछ टिश्यू जैसे कि नर्वस टिश्यू और स्किन को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ह्यूमन में हीमोफ्लैजिलेट्स चार मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में पाए जाते हैं। आइए इन सभी को एक एक करके डील करते हैं। सबसे पहला फॉर्म देखते हैं, एमएसटी गोट फॉर्म। हीमोफ्लैजिलेट्स का यह फॉर्म एंडोथेलियल रेटिकुलर सिस्टम की कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। ये अंडाकार होता है जिसमें लंबाई इसकी 1.5 माइक्रोन मीटर और चौड़ाई तकरीबन 5 माइक्रोन मीटर तक होती है तथा इसमें एक न्यूक्लियस और एक काइनेटोप्लास्ट मौजूद होता है। ये न्यूक्लियस है और ये काइनेटोप्लास्ट है। ये एक्चुअली में काइनेटोप्लास्ट जो होता है एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है और ये एक न्यूक्लियस होता है। दूसरा फॉर्म देखते हैं, प्रोमेस्टिगोट। पैरासाइट इस स्टेज में सिलेंड्रिकल हो जाता है जिसमें लंबाई जो है तकरीबन 10 से 15 माइक्रोन मीटर होती है। इस अवस्था में यह बहुत ज़्यादा मोटाइल नेचर का होता है, बहुत ज़्यादा गतिशील होता है। इसमें एंटीरियर फ्लैजिलम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें न्यूक्लियस और काइनेटोप्लास्ट भी पाया जाता है। यह इंसेक्ट होस्ट में जो है डेवलप होता है। ये वाला फॉर्म लिस्मेनिया प्रजाति की यह अवस्था मनुष्यों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तीसरे फॉर्म की बात करें तो वो है एपिमेस्टिगोट। एपिमेस्टिगोट किसी इंसेक्ट होस्ट में ट्रिपनोसोमा फ्लैजिला युक्त हो जाते हैं जिसमें काइनेटोप्लास्ट आगे की ओर केंद्रक के पास आ जाता है। ये देखिए आप यहाँ पर काइनेटोप्लास्ट जो है इसके न्यूक्लियस के पास आ चुका है यहाँ पर और इसके फ्लैजिलम जो है काइनेटोप्लास्ट से ही ओरिजिनेट होते हैं और सेल वाल से यह जुड़ा हुआ होता है तथा एक मुक्त सिरे से इसका फ्लैजिला जो है दूसरे एक मुक्त सिरे में यहाँ पर जाकर एंड होता है। इस अवस्था में शॉर्ट अनड्यूलिंग मेम्ब्रेन भी बन जाती है जिसी को हम जो है अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, मैंने अनड्यूलिंग बोला, वो एंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन है। यानी फ्लैजिला के बीच में और फ्लैजिला के और बॉडी के बीच में एक मेम्ब्रेन होती है जिसको अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। तीसरी जो इसकी फॉर्म है वो है ट्राइपोमास्टिगोट। पैरासाइट की ये स्टेज जो होती है इसमें भी फ्लैजिला पाए जाते हैं जो सेल के बाहर ब्लड या लिम्फ में पाए जाते हैं। इसमें काइनेटोप्लास्ट न्यूक्लियस के पीछे मौजूद होता है और फ्लैजिलम काइनेटोप्लास्ट से निकला हुआ रहता है। पूरी बॉडी की लंबाई में ये जो फ्लैजिलम है वो पाया जाता है जिससे अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन पूरी की पूरी उसकी बॉडी में अब दिखाई देने लगती है ट्राइपोमास्टिगोट में। तो ये जो है चार फॉर्म हैं जो हीमोफ्लैजिलेट्स में पाए जाते हैं, चाहे वो लिस्मेनिया हो चाहे ट्रिपनोसोम्स हो। तो आइए अब एक एक करके सभी हीमोफ्लैजिलेट्स को डील करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ट्रिपनोसोम्स के बारे में। क्या होते हैं ट्रिपनोसोम्स?
तो ट्रिप्नोसोमा जीनस के अंतर्गत ट्रिप्नोसोमा गैम्बिन्स, ट्रिप्नोसोमा रोडिसेंस, ट्रिप्नोसोमा क्रूजी बड़े पैथोजन आते हैं। ट्रिप्नोसोमा गैम्बिन्स और ट्रिप्नोसोमा रोडेसेंस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं और ये ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ये दोनों ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस, या फिर जिसको हम क्या कहते हैं, स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। ट्रिप्नोसोमा क्रूजी के कारण अमेरिकन ट्रिप्नोसोमियासिस या चागा डिजीज नामक बीमारी होती है। तो यह अपना जीवन काल मनुष्यों तथा इंसेक्ट में व्यतीत करते हैं। जीवन काल का कुछ भाग यानी कि लाइफ साइकिल का कुछ भाग इंसेक्ट के रूप में यह सेट्स फ्लाई या रिडुविड बग में व्यतीत करते हैं तथा इनका ट्राइपोमास्टिगोट रूप मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा संक्रामक होता है। आइए बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल के बारे में। ट्रिप्नोसोम्स के लाइफ साइकिल को देखते हैं। अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमियासिस या फिर स्लीपिंग सिकनेस, यह एक वास्टिंग डिजीज होती है, मतलब इसमें पेशेंट बहुत ज़्यादा फिजिकली वास्ट हो जाता है, जिसको समय पर ट्रीट ना करने पर मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। इस बीमारी की शुरुआत सेट्स फ्लाई के काटे गए स्थान पर दर्द और सूजन से शुरू होती है। देखिए यहाँ पर जो सेट्स फ्लाई है, जब ब्लड को सक करता है तो उस जगह पर बहुत ज़्यादा दर्द और सूजन हो जाती है। उस जगह पर सूजन और दर्द होती, उस जगह को हम चांसर कहते हैं। इस केस में ट्राइपोमास्टिगोट द्विगुणित होते हैं, यानी कि इस सेट्स फ्लाई के द्वारा जब काटे गए स्थान पर रिगर्गिटेशन किया जाता है, तब जो है ट्राइपोमास्टिगोट जो है वो जो है पेनिट्रेट कर दिए जाते हैं, इनोकुलेट कर दिए जाते हैं बॉडी में, और वहाँ पर ये ट्राइपोमास्टिगोट जो है काटे गए स्थान पर फिर जो है बाइनरी फिजन के द्वारा जो है बढ़ने लगते हैं, इनकी संख्या बढ़ने लगती है। फ्लाई के काटे गए स्थान से यह ऑर्गेनिज्म जो है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ब्लड, एंडोथेलियल रेटिकुलर सिस्टम, लिम्फ वेसल्स में पहुंच जाते हैं, जिसके कारण जो है रोगी का लिम्फ नोड, स्प्लीन और लीवर में सभी में इन्लार्जमेंट हो जाता है, जिसके कारण मरीज को रुक रुक कर बुखार, रात में पसीना, सिर दर्द, मांसपेशियों में पेन, भूख का ना लगना, लीवर और स्प्लीन में सूजन हो जाती है। और इसके साथ साथ जो है अगर ये मरीज लंबे समय तक इस डिजीज़ से प्रभावित रहता है, या फिर ये कहें कि लंबे समय तक ये पैरासाइट अगर शरीर में रहता है, तो ये पैरासाइट जो है वो नर्वस सिस्टम को इन्वेड कर जाता है, नर्वस सिस्टम में इन्वेड कर जाता है, जिससे ट्रेमर है, मेंटल डलनेस है, एक्सेसिव स्लीपिंग होने लगती है, बहुत ज़्यादा मरीज सोने लगता है, रैपिड वेट लॉस होता है, और सेकेंडरी इन्फेक्शन के कारण फिर आखिरी में उसकी डेथ हो जाती है। तो इस लाइफ साइकिल में हम देखते हैं कि जैसे ही सेट्स फ्लाई टेक ए ब्लड मील, जैसे कि सेट्स फ्लाई जब ब्लड को सक करने के लिए शरीर में काटता है, तब वो अपने एब्डोमेन में यानी कि गट में पाए जाने वाले ट्राइपोमास्टिगोट फॉर्म को इस ट्रिप्नोसोमा ब्रूसी के ट्राइपोमास्टिगोट को क्या कर देता है, इनोकुलेट कर देता है। इंजेक्टेड ट्राइपोमास्टिगोट ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लड स्ट्रीम ट्राइपोमास्टिगोट विच आर कैरिड टू अदर साइट। अब फिर जो है अपने मैच्योरेशन साइट को सेलेक्ट करके वो ट्राइपोमास्टिगोट जो है अलग अलग जगहों में जाता है, जैसे कि ब्लड में, लिम्फ में, इस स्पाइनल फ्लूइड में चला जाता है। उसके बाद जो है ट्राइपोमास्टिगोट इन ब्लड ड्यूरिंग एक्यूट फेज, यूजुअली अनडिटेक्टेबल इन लेटेंट फेज। और इस फेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्कुलेटिंग जब ब्लड में वो मौजूद होता है, ट्राइपोमास्टिगोट जो रहता है, तब उसे डिटेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है।
इस दौरान ही जो ट्राइपोमास्टिगोट है उसको फिर से किसी सेट्स फ्लाई के द्वारा जो है फिर से इंजेस्ट कर लिया जाता है ड्यूरिंग ब्लड सकिंग, और वो ट्राइपोमास्टिगोट जो है उस सेट्स फ्लाई के गट में जाकर, मिड गट में जाकर फिर वह बाइनरी फिजन करता है, यानी कि फिर से द्विगुणित होता है, वर्टिकली बाइनरी फिजन होता है इसमें। अब जो वह ट्राइपोमास्टिगोट सेट्स फ्लाई के एब्डोमेन में, गट में जाकर फिर वो एपीमेस्टिगोट में रूपांतरित होने लगता है, एपीमेस्टिगोट फॉर्म को क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। फिर एपीमेस्टिगोट फिर से मल्टीप्लाई होते हैं उसी सेट्स फ्लाई के एब्डोमेन में, दे ट्रांसफॉर्म इनटू ट्राइपोमास्टिगोट, और वो फिर से वो एपीमास्टिगोट फिर से ट्राइपोमास्टिगोट में परिवर्तित हो जाते हैं। अब गट में और इस सेट्स फ्लाई के सलाइवरी ग्लैंड में वो फिर से ट्राइपोमास्टिगोट होते हैं। अब वो फिर से वो ट्राइपोमास्टिगोट जो है इंजेक्ट किया जाता है, इनोकुलेट किया जाता है इस सेट्स फ्लाई के द्वारा किसी हेल्दी ह्यूमन को। इस तरह से इसकी लाइफ साइकिल जो है टेस्ट फ्लाई में भी, सेट्स फ्लाई में भी पाई जाती है और मैमेलियन स्टेज में भी पाई जाती है। इसके बाद जो है आइए देखते हैं हम लोग ट्रिप्नोसोमा क्रूजी की लाइफ साइकिल के बारे में। इसको हम, इसके द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है डिजीज़ उसको चागा डिजीज़ भी कहते हैं, या फिर हम अमेरिकन ट्रिप्नोसोमियासिस भी कहते हैं इसको। यह बीमारी रेडुविड बग के कारण होती है। देखिए आप, ये बग दिख रहा है आपको, इसको रेडुविड बग कहते हैं, खास तरह का कीड़ा होता है। रेडुविड बग के मल में उपस्थित ट्राइपोमास्टिगोट को काटी गई जगह पर रगड़ने से उत्पन्न होती है। अर्थात कि इस बग के द्वारा जब हमारे शरीर के किसी हिस्से से ब्लड को सक किया जा रहा होता है, तब काटे गए स्थान पर इसको मार देने पर तब इसके फीसेस में और पेट में, इसके गट में पाए जाने वाले जो ट्राइपोमास्टिगोट है वो हमारे शरीर में इनोकुलेट कर दिए जाते हैं, इंजेक्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं। बग के द्वारा काटे गए स्थान से ट्राइपोमास्टिगोट को मोनोसाइट के द्वारा इंगल्फ कर लिया जाता है। जैसे ही ट्राइपोमास्टिगोट हमारे शरीर में जाते हैं तब जो है मोनोसाइट्स उनको इंगल्फ कर लेते हैं, लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और यह ट्राइपोमास्टिगोट मोनोसाइट के अंदर ही डिवाइड होने लगते हैं और एमेस्टिगोट के रूप में विभाजित होते हैं। इस एमेस्टिगोट से बहुत से ट्राइपोमास्टिगोट जन्म लेते हैं तथा मोनोसाइट के रप्चर होने के बाद यह पैरासाइट रक्त संचरण के माध्यम से दूसरे अंगों को भी प्रभावित करते हैं। रेडुविड बग के द्वारा काटे गए स्थान पर पेनफुल इरिथमाटस सबक्यूटेनियस नोड्यूल बन जाता है, जिसे चेगोमा कहते हैं, जिसमें पैरासाइट कुछ दिनों तक रहते हैं। संक्रमण के फैलने पर आसपास के लिम्फ नोड भी संक्रमित हो जाते हैं तथा 10 दिनों के बाद ट्राइपोमास्टिगोट ब्लड में दिखाई देने लगते हैं। इस अवस्था को एक्यूट फेज कहते हैं। इस फेज में फीवर, हेपेटोस्प्लेनोमेगेली, इरिथोमाटस रेशस, एक्यूट मायोकार्डाइटिस, लिम्फ एडेनोपैथी तथा फेस, लेग, फीट में इडीमा दिखाई देता है। एक्यूट फेज में ही मरीज की मृत्यु हो जाती है। अगर एक्यूट फेज में मरीज की मृत्यु नहीं होती है तो व्यक्ति वो क्रॉनिक फेज में चला जाता है। क्रॉनिक फेज में बहुत ही कम मात्रा में पैरासाइट ब्लड में दिखाई देते हैं। एक्यूट फेज और क्रॉनिक फेज फॉर्म आनुवांशिक रूप से भी प्रसारित होता है। अगर किसी लेडी को ये चागा डिजीज़ है तो उसके होने वाले बच्चे को भी ये पैरासाइट प्रभावित कर सकता है। तो आइए देखते हैं, इस चित्र के जरिए से मैंने नोट्स तो बता ही दिया है लगभग, इस चित्र के जरिए से समझते हैं कि ये जो चागा डिजीज़ होता कैसे है। तो सबसे पहले देखते हैं उस बग के बारे में। ये इन्फेक्टेड बग जो है जिसके गट में ट्राइपोमास्टिगोट मौजूद होता है, जब किसी ये स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो काटते समय, ब्लड सक करते समय ये रिगर्गिटेट कर देता है, जिससे ट्राइपोमास्टिगोट जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं काटे जाने वाले स्थान से। अब ये ट्राइपोमास्टिगोट क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म इनटू एमेस्टिगोट। ये ट्राइपोमास्टिगोट जो है एमेस्टिगोट में ट्रांसफॉर्म हो रही है। तीसरे नंबर पे आप देखिए कि ट्राइपोमास्टिगोट जो फॉर्म है वो एमेस्टिगोट फॉर्म में
जो है बदल जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर एमएसटी गोट मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन। अब यहाँ पर बना हुआ जो एमएसटी गोट फॉर्म है वो बाइनरी फिजन के द्वारा फिर से विभाजित होने लगता है। अब आगे देखते हैं, इंट्रासेलुलर एमएस्टिगोट ट्रांसफॉर्म इनटू ट्राइपोमास्टिगोट्स देन ब्रस्ट आउट ऑफ द सेल एंड इंटर द ब्लड स्ट्रीम। अब ये छोटे छोटे जो एमएस्टिगोट हैं चौथे नंबर पे ये फिर से ट्राइपोमास्टिगोट के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ओके, और ये सारे जो है मोनोसाइट्स में रहते हैं। मोनोसाइट्स ब्रस्ट होता है तो उसमें से बहुत सारे जो है ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड सर्कुलेशन में ट्राइपोमास्टिगोट मौजूद होते हैं। ये ट्राइपोमास्टिगोट फिर से बहुत सारे छोटे छोटे एमएस्टिगोट बनाते हैं। ये देखिए, ये एमएस्टिगोट बनाते हैं। फिर से एमएस्टिगोट जो है बड़े होकर डिवाइड होकर फिर से प्रोमास्टिगोट बनते हैं। इस तरह से उस व्यक्ति के शरीर में, उस बीमार व्यक्ति के शरीर में बहुत सारे पैरासाइट की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। इसी दौरान उस संक्रमित शरीर में, अगर उस संक्रमित शरीर से जो है ये जो है रेडुविड बग जो है अगर फिर से ब्लड को सक करने के लिए आता है, तब ये इंजेस्ट कर लेता है उस ट्राइपोमास्टिगोट फॉर्म को और अपने पेट के अंदर उसको भर लेता है। अब जो है ट्राइपोमास्टिगोट इंजेस्टेड, अब जो है ये ट्राइपोमास्टिगोट इंजेस्ट करने के बाद एपीमास्टिगोट इन मिड गट। अब क्या होगा कि जैसे ही बग के गट में आने के बाद ये ट्राइपोमास्टिगोट है वो एपीमास्टिगोट के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। बग में ये जो है एपीमास्टिगोट इधर नहीं बनेगा, इधर सिर्फ मनुष्य के शरीर में एमएस्टिगोट फॉर्म और एमएस्टिगोट से ट्राइपोमास्टिगोट और ट्राइपोमास्टिगोट से फिर से एमएस्टिगोट फॉर्म बनेगा। लेकिन बग के शरीर में वो ट्राइपोमास्टिगोट फॉर्म पहुंचने के बाद वो एपीमास्टिगोट फॉर्म में तब्दील हो जाता है। अब वो एपीमास्टिगोट फिर से मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है। अब वो जो एपीमास्टिगोट है अब फिर से ट्राइपोमास्टिगोट का फॉर्म ट्रांसफॉर्म कर लेता है, यानी कि अब जो है वो बन जाता है ट्राइपोमास्टिगोट गट के अंदर, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। अब फिर जब ये इन्फेक्टेड जो बग है जब किसी हेल्दी ह्यूमन को फिर से काटेगा तो अपने सलाइवा, अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिगर्गिटेट करके इनोकुलेट कर देगा वो सारे ट्राइपोमास्टिगोट्स को, और फिर से कोई नया व्यक्ति इस बीमारी से संक्रमित हो जाता है। इसके जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं वो बहुत आसान है। काटे गए स्थान पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, लालिमा हो जाती है, एक गांठ बन जाती है जिसको हम चेगोमा कहते हैं, जनरलाइज्ड इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ नोड भी हो जाता है, और इन्फेक्शन के 10 दिन बाद एक्यूट फेज आता है जिसमें बहुत तेज़ बुखार, स्प्लीन और लीवर में बहुत ज़्यादा सूजन, लाल चकत्ते पड़ जाना शरीर में, और हृदय को भी यानी कि हार्ट को भी ये कहीं ना कहीं इफेक्ट पहुंचाता है। मायोकार्डाइटिस हो जाता है उसमें, और फेस, लेग और फीट में बहुत ज़्यादा इडिमा उस समय दिखाई देता है। आइए बात करते हैं अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ अफ्रीकन ट्रिपनोसोमियासिस की, यानी कि स्लीपिंग सिकनेस को कैसे पहचाना जाता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस डिपेंड ऑन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रिप्नोसोम्स गैम्बिन्स एंड ट्रिप्नोसोम्स रोडेसिन्स इन ब्लड, लिम्फ नोड, एस्परेट और इन सीएसएफ। शॉर्ट फॉर्म में ये बोला जाए तो ये सभी पैरासाइट को हम ब्लड में, सीएसएफ में, लिम्फ वेसल्स में यानी कि लिम्फ में आसानी से देख सकते हैं, और साथ ही साथ इसके द्वारा जो बना हुआ हमारे शरीर में, जो संक्रमित व्यक्ति के शरीर में बनी हुई एंटीबॉडी है उसको हम सीरम में डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए स्पेसिमेन की कौन कौन सी ज़रूरत पड़ेगी हमको होल ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, एंटीकोगुलेंट मिला हुआ ब्लड, और ख़ास तौर से ब्लड को तब हमको कलेक्ट करना है जब उस मरीज को तेज़ बुखार हो, और इसके साथ साथ हम लिम्फ नोड को एस्पिरेट करके लिम्फ को बाहर निकाल के उसका भी टेस्ट कर सकते हैं, सीएसएफ नंबर पंचर करके कर सकते हैं, और सीरम ब्लड से ले सकते हैं। इसके बाद टेक्निक में आइए देखते हैं एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड बाय फील्ड और जिम्सा स्टेन। ब्लड का हम फील्ड स्टेन और जिम्सा स्टेन करके उस पैरासाइट को आसानी से देख सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हेमेटोक्राइट ट्यूब में
ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके बफी कोट को अलग करके हम उसमें उस पैरासाइट को देख सकते हैं। साथ ही साथ लिम्फ नोड, एस्पिरेट और सीएसएफ का भी हम फील्ड और जिम्सा स्टेन से उसको स्टेन करके उस पैरासाइट को देख सकते हैं। और स्पेसिफिक एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए हमको इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे और इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट की आवश्यकता पड़ती है। अब जो चागा डिजीज़ है उसको किस प्रकार से डिटेक्ट किया जाएगा? लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ चागा डिजीज़। डायग्नोसिस ऑफ टी क्रूजी इन्फेक्शन डिपेंड ऑन डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्राइपोमास्टिगोट इन ब्लड, demonstration of a mastigote in tissue, detection of specific antibody in serum। इसके लिए स्पेसिमेन की हमको ज़रूरत पड़ेगी, एंटीकोगुलेटेड ब्लड की ज़रूरत पड़ेगी, ख़ास तौर से एक्यूट फेज़ में उस ब्लड को हम कलेक्ट करेंगे। और चेगोमा जो फॉर्म होता है स्किन में उसको हम एस्पिरेट करके उसका भी टेस्ट करेंगे और एंटीबॉडी डिटेक्ट करने के लिए हमको सीरम की ज़रूरत पड़ेगी। टेक्निक में हम क्या करेंगे, जितने भी हमको लिक्विड कलेक्शन करते हैं, सैंपल कलेक्शन करते हैं, उसका फील्ड और जिम्सा स्टेन कर किया जा सकता है। और उसकी मोटिलिटी देखने के लिए हम जो है वेट फिल्म में कवरशिप लगाकर उस पैरासाइट को देख सकते हैं, उसकी मोटिलिटी देख सकते हैं। या फिर माइक्रोहेमेटोक्राइट से ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके बफी कोट को अलग करके हम उसमें देख सकते हैं। और उस चेगोमा का एस्पिरेशन करके अलग से उसको स्टेन करके भी दे सकते हैं। और सीरोलॉजिकल टेस्ट के रूप में हम इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट मतलब एलिजा है, इनडायरेक्ट हीम एग्लूटिनेशन टेस्ट और कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट वगैरह कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट द ट्रिप्नोसोम्स। आइए अब बात करते हैं ट्रिप्नोसोम्स के बाद में लिस्मेनिया स्पीसीज़ के बारे में। द मेजर ग्रुप आर, लिस्मेनिया की जो बड़ी ग्रुप है, जीनस लिस्मेनिया में दो प्रकार के फ्लैजिलेट्स आते हैं। पहले वो जो किसी कशेरुकी प्राणी में कोशिकाओं में एमेस्टिगोट रूप में रहते हैं, तथा दूसरे वो जो किसी अकशेरुकी प्राणियों में प्रोमेस्टिगोट रूप में पाए जाते हैं। लिस्मेनिया ग्रुप में तकरीबन 4 बड़े पैरासाइट आते हैं जिनकी मॉर्फोलॉजी तो समान होती है, परंतु उनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कल्चर कैरेक्टरिस्टिक तथा उत्पन्न की जाने वाली बीमारियां अलग अलग होती हैं। ये मेजर ग्रुप जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर, लिस्मेनिया डोनोवेनाई, लिस्मेनिया ट्रॉपिका, लिस्मेनिया ब्राजीलियंसिस, ये एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जेड है एक्चुअली में, और यहाँ पर लिस्मेनिया मैक्सिकाना। ये सारे 4 ग्रुप जो है ह्यूमन को बहुत ज़्यादा, यही जो है 4 ग्रुप ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक एक को देखते हैं अपन। लिस्मेनिया डोनोवेनाई ये है, इसके द्वारा कालाजार या विसरल लिस्मेनियसिस प्रोड्यूस किया जाता है। लिस्मेनिया ट्रॉपिका, इसके द्वारा जो है ओल्ड वर्ल्ड क्यूटेनियस लिस्मेनियसिस और ओरिएंटल सोर प्रोड्यूस किया जाता है। लिस्मेनिया ब्राजीलियंसिस के द्वारा जो है अमेरिकन्स में क्यूटेनियस एंड म्यूको क्यूटेनियस डिजीज़ प्रोड्यूस किया जाता है। और लिस्मेनिया मैक्सिकाना के द्वारा जो है अमेरिकन्स में ही क्यूटेनियस लीजन्स प्रोड्यूस किया जाता है। आइए अब देखते हैं इसके लाइफ साइकिल के बारे में। लिस्मेनिया का जीवन काल या लाइफ साइकिल जो है वर्टिब्रेट जीवों में तथा लिस्मेनिया का जो लाइफ साइकिल होता है वो किसी कशेरुकी प्राणी तथा अकशेरुकी प्राणी इंसेक्ट दोनों में होता है। ह्यूमन के अतिरिक्त लिस्मेनिया के जो मुख्य सोर्स होते हैं वो डोमेस्टिक डॉग्स होते हैं तथा कुछ जंगली जानवर भी होते हैं जैसे कि रोडेंट। अकशेरुकी प्राणी के रूप में लिस्मेनिया का मुख्य स्रोत जो है सैंड फ्लाई होता है। ये देखिए यहाँ पर बना हुआ है सैंड फ्लाई, जो जीनस फ्लेबोटोम्स के अंतर्गत आता है। तो ये है इसके लाइफ साइकिल का बेसिक इंट्रोडक्शन। आइए देखते हैं इसके लाइफ साइकिल के बारे में। सैंड फ्लाई टेक ब्लड मील, जब वो इन्फेक्टेड सैंड फ्लाई जो है
किसी हेल्दी ह्यूमन को काटता है तब उसके गट में पाए जाने वाले इस पैरासाइट का प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो है इस बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। जैसे ही वो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म बॉडी में जाता है उसको मैक्रोफेजेस के द्वारा इंगल्फ कर लिया जाता है और वो प्रोमेस्टिगोट फॉर्म जो है मैक्रोफेज के अंदर ही डाइजेस्ट ना होकर फिर से परिपक्व होने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं और एमेस्टिगोट रूप में धारण हो जाते हैं। एमेस्टिगोट रूप को क्या कर लेते हैं, एमेस्टिगोट रूप में ट्रांसफर हो जाते हैं। अब जैसे ही वो सेल यानी कि वो मैक्रोफेज जो है रप्चर होता है तब जो है एमेस्टिगोट जैसे जैसे मल्टीप्लाई होते हैं तो वो जो मैक्रोफेज था वो क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। अब उसके बाद फिर से जब जो सैंड फ्लाई है इस इन्फेक्टेड ह्यूमन के ब्लड को सक करने के लिए आती है तब जो है पूरे के पूरे ब्लड के साथ में एमेस्टिगोट फॉर्म को इंजेस्ट कर लेती है, अपने गट में भर लेती है। अब उस सैंड फ्लाई के पेट में क्या होता है, जो सारे जो एमेस्टिगोट फॉर्म है वो चले जाते हैं। अब वो सैंड फ्लाई के गट में जो एमेस्टिगोट फॉर्म है वो प्रोमेस्टिगोट में बदलने लगते हैं। अब सैंड फ्लाई के स्टमक में ही वो प्रोमेस्टिगोट जो है फिर से डिवाइड होने लगते हैं। अब पूरी तरह से ये सैंड फ्लाई इन्फेक्टेड हो जाता है किससे, प्रोमेस्टिगोट से। अब वे फिर से वो प्रोमेस्टिगोट को जब किसी दूसरे स्वस्थ मनुष्य को काटेगा तो रिगर्गिटेट करने के दौरान जो है उसको प्रोमेस्टिगोट को इंजेक्ट कर देगा किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग में। इस प्रकार से ये जो है इसका जो जीवन काल है, लिस्मेनिया का जीवन काल है, दो जीवों में होकर गुजरता है, एक है कशेरुकी और एक है अकशेरुकी, है ना। तो कशेरुकी के रूप में ह्यूमन है और अकशेरुकी के रूप में है सैंड फ्लाई। आइए अब देखते हैं क्लिनिकल डिजीजेस। लिस्मेनिया डोनोवेनाई के कारण क्या क्या चीज़ें होती हैं। कुछ बीमारियां हैं जैसे कि कालाजार में होता क्या है, फीवर है, बहुत ज़्यादा बुखार होता है, मस्कुलर पेन है, वजन का कम होना और बहुत ज़्यादा दस्त का आना इसके मुख्य सिम्टम्स होते हैं। इसके साथ साथ उस मरीज के लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड में बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है और उसकी चेहरे की स्किन, हाथों की स्किन और एब्डोमिनल स्किन काली पड़ जाती है जिसको हम ब्लैक सिकनेस कहते हैं। डेथ में ऑकर इन ए फ्यू वीक्स और कुछ ही सप्ताह में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। या फिर अगर मृत्यु नहीं होती है तब वो व्यक्ति क्रॉनिक केसेस में आ जाता है या क्रॉनिक स्टेज में आ जाता है। और लिस्मेनिया ब्राजीलियंसिस के द्वारा कौन कौन सी डिजीज होती हैं देखते हैं अपन। पेप्यूल डेवलप एट द साइट ऑफ द इंसेक्ट बाइट, यानी कि उस सैंड फ्लाई के काटे गए स्थान पर पेप्यूल छोटा सा फुंसी जैसी संरचना बन जाती है। पेप्यूल स्लोली फॉर्म्स ए क्रेटर लाइक सोर और वो पेप्यूल बढ़कर जो है सोर में तब्दील हो जाता है। उसके बाद सेकेंडरी पेप्यूल में अपीयर एट द पेरीफेरी और शरीर के विभिन्न भागों में फिर से वो छोटे छोटे पेप्यूल आ जाते हैं और जो अपने आप ठीक भी हो जाते हैं 1 से 2 साल में। तो लिस्मेनिया ब्राजीलियंस उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितना लिस्मेनिया डोनोवेनाई है। लिस्मेनिया डोनोवेनाई जो है कालाजार नामक रोग उत्पन्न करता है। आइए अब देखते हैं लैब डायग्नोसिस लिस्मेनिया का। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जिस लिस्मेनिया के टारगेट ऑर्गन जो होते हैं वो स्प्लीन, बोन मेरो, लिम्फ नोड, पेरिफेरल ब्लड नोड्यूल, म्यूकोक्यूटेनियस लीजन्स है, इस जगह से हम सारे सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। और स्पेसिमेन ऑब्टेन प्रोमेस्टिगेट फॉर्म और डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी टू लिस्मेनिया इन सीरम। तो ये सारे टेस्ट कर सकते हैं अपन, कल्चर और सीरम में एंटीबॉडी डिटेक्ट करना और विभिन्न तरह के सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। स्पेसिमेन के रूप में हमको जो है स्प्लीन, बोन मेरो, लिम्फ नोड, इन्फेक्टेड नोड्यूल का एस्पिरेट चाहिए होता है। इन नीडल के जरिए से हम उसको खींचकर बाहर निकाल सकते हैं। और म्यूकोक्यूटेनियस लीजन, त्वचा में होने वाले घाव जैसे कि लिस्मेनिया जो है ब्राजीलियंसिस में हमने देखा था कि त्वचा में कुछ
इरप्शन हो रहे थे वहाँ से भी हम सैंपल ले सकते हैं, होल ब्लड भी ले सकते हैं एंटीकोगुलेटेड, और सीरम ले सकते हैं एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए। तो टेक्निक में हम क्या करेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ एस्पायरेट एंड स्वाब फॉर मास्टिगोट्स, हम जितने भी एस्पायरेट्स हैं, स्वाब वगैरह हैं, उसमें हम ए मास्टिगोट को ढूंढेंगे। कैसे? फील्ड और जिम्सा स्टेंस की मदद से। और ब्लड में अगर एमेस्टिगोट हमको ढूंढना है तो हम जो है बफी कोट निकाल लेंगे पहले, हेमेटोक्राइट यानी कि विंट्रोप ट्यूब के जरिए से ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करके बफी कोट निकाल के उसका फील्ड स्टेन और जिम्सा स्टेन टेक्निक से उसको अभिरंजित करके भी देख सकते हैं। तो और सीरोलॉजिकल टेक्निक के जरिए से, यानी कि इस लिस्मेनिया के कारण जो है लिस्मेनिया के प्रति बना हुआ जो शरीर में एंटीबॉडी है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम जो है इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंस एंटीबॉडी टेस्ट और एलिजा और काउंटर इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट इज़ ऑल अबाउट द हीमोफ्लैजिलेट्स। थैंक यू वेरी मच।